वेलकम टू माय चैनल। हम पॉक्सो एक्ट को डीपली कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्पज़ से। कल फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 10 तक इसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो 46 हैं। ओके, यह आरजेएस प्रीलिम्स के लिए और यूपीपीसीएसजे मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 11 में हमारा क्या दे रखा है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट कब होता है? जब एक व्यक्ति किसी बच्चे को या तो फॉलो कर रहा है, वॉच कर रहा है उसे, या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो यह लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। और इसके अलावा अगर वो ऐसे कोई शब्द बोलता है या फिर ऐसी कोई ध्वनि निकालता है या ऐसा कोई इशारा करता है जो कि उसे पता है कि ये बालक द्वारा सुना जाएगा या फिर देखा जाएगा, तो वह भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत वो आता है। यदि वह व्यक्ति बच्चे को क्या पोर्नोग्राफी दिखाता है, तो ये क्या है? लैंगिक उत्पीड़न है ये भी। या फिर व्यक्ति बालक को इंसाइट करता है, यानी बहलाता फुसलाता है, या फिर व्यक्ति किसी अश्लील फ़ोटो या वीडियो को पब्लिक करने की धमकी दे रहा है, तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये स्पष्टीकरण दे रखा है इसमें, ये देख लीजिए एक बार। कोई प्रश्न लैंगिक आशय जिसमें अंतर्वलित है तथ्य का प्रश्न होगा। ये आप प्री के लिए ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा प्रश्न जिसमें लैंगिक आशय अंतर्वलित हो, any question which involves sexual intent shall be a question of fact। ये देखिए, any question which involves sexual intent shall be a question of fact। ये आपको पता चल गया होगा इजी वे में कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या आता है। कि फॉलो करना, वॉच करना यानी कि देखते रहना, घूरते रहना, और या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करना, ओके, या फिर ऐसे शब्द बोलना जिसको वो जानता है कि ये बच्चे द्वारा सुना जाएगा या फिर देखा जाएगा, या फिर उसे पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर बहलाना फुसलाना, या फिर उसकी कोई अश्लील फ़ोटो या वीडियो पब्लिक करने की धमकियां देना, तो ये भी उत्पीड़न के अंतर्गत आ जाता है, लैंगिक उत्पीड़न। इसके लिए दंड, मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उससे आपको सेक्शंस इजीली याद हो गए होंगे। तो इसके लिए दंड, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड सेक्शन 12 में दे रखा है। तो इसमें दंड कितने, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, सिर्फ ये है कि 3 वर्ष तक के कारावास से वो दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। ओके, चैप्टर 3 और सेक्शन 13, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो इसको देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बालक का जो उपयोग है वो मीडिया के द्वारा कर रहा है, जैसे बाय टेलीविज़न या फिर इंटरनेट, या उसका कोई वीडियो उपयोग कर रहा है लैंगिक परितोषण के लिए, ओके, लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए, ये जिसमें कि क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है।
बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन, बालक का उपयोग वास्तविक या फिर नकली कार्यों में करना, अशोभनीय या फिर अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना, तो वह व्यक्ति बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। ओके, इसका दंड सेक्शन 14 में दे रखा है। सो ये धारा 13 में अपराध दिया। इसी तरह सम संख्या में फिर यानी कि सेक्शन 14 में जो कि सम संख्या है उसमें फिर से दंड दे दिया गया है। सो इसका दंड में क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। ऐसे कारावास से दंडनीय होगा ऐसा अपराधी जो कि मिनिमम 5 वर्ष से कम नहीं होगी जिसकी अवधि, और जुर्माने से भी दंडित होगा। और अगर इसके बाद भी दूसरी पश्चातवर्ती पर वो दूसरी बार ऐसा ही अपराध करता है तो मिनिमम फिर कितना हो जाएगा, 5 की बदली 7 हो जाएगा। यहाँ पर वो 7 ईयर्स हो जाएगा, तो वो 7 साल से कम की जिसकी अवधि नहीं होगी ऐसे कारावास से और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ओके, इसका सेकंड क्लॉज भी कुछ कह रहा है शायद। यहाँ पर सेकंड क्लॉज को एक बार रीड करें तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि आपको पनिशमेंट, 2 पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पर यदि आपने सेक्शन 13 के अपराध के साथ साथ जो हमने सेक्शन 3, 5, 7, 9 ये 4 सेक्शन पढ़े हैं, 3, 5, 7, 9, अगर आपने उनका भी अपराध किया है और फिर सेक्शन 13 में भी अपराध किया है यानी कि किसी भी मीडिया के द्वारा आपने जो है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किया है, किसी भी मीडिया में, इंटरनेट चैनलों, टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी रूप में उसको प्रसारित किया है, यानी कि सेक्शन 3, 5, 7, 9 का अपराध करने के बाद आपने सेक्शन 13 के जो उपबंध हैं उनका भी आपने अपराध कर दिया है साथ साथ में, तो आपको यहाँ पर डबल पनिशमेंट मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 15 बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो ये सेक्शन हमारा क्या कहता है कि यदि आपने किसी बालक को सम्मिलित करके कोई अश्लील सामग्री बनाई है और उसको यदि आप कब्जे में रख रहे हैं उस अश्लील सामग्री को बनाने के बाद, कोई वीडियो हो सकता है, फ़ोटो हो सकता है, तो यहाँ पर इस सामग्री का नाम दे दिया गया है अश्लील सामग्री। तो अगर आप उसको कब्जे में रख रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो किसी से या फिर ट्रांसमिट कर रहे हो तो यहाँ पर दंड जो होगा इसका दंड इसी सेक्शन में बताया गया है। 15 का दंड 15 में ही बताया गया है यहाँ पर। तो आपको क्या होगा कि अगर आप कब्जे में रख रहे हो, शेयर कर रहे हो या फिर ट्रांसमिट कर रहे हो किसी को भी, तो यहाँ पर जो मिनिमम आपको पनिशमेंट मिलेगा वो 5,000 रुपये, और दूसरी बार अपराध करते हो तो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा। यानी कि पहली दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकता है। ओके, और जुर्माना क्या होगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और दूसरी और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष हो जाएगा। यानी कि जब उसने दूसरी बार ऐसा अपराध किया है, पहली बार ये अपराध किया था तो मिनिमम था 3 इयर्स, मैक्सिमम था 5 इयर्स,
और अगर उसने दूसरी बार अपराध किया है तो मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ओके, सॉरी, वो जो 5,000 और 10,000 के बारे में मैंने बताया उसको एक कट कर लीजिएगा, वो नहीं है इसमें प्रोविज़न। ये रहा। इसी में ही है, मुझे ये लगा कि मैंने अभी तो देखा था पर यहाँ से गायब है। तो ये इसके फर्स्ट क्लोज में है कि आपने अगर रिपोर्ट करने में आप असफल रहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये, और अगर आप दूसरी बार भी ऐसा अपराध करते हैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपये से कम का जो नहीं होगा ऐसा जुर्माना आपको, आप उसके लिए दायी होंगे। ओके, यानी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और फिर ये आपको पनिशमेंट दे रखा है यहाँ पर। सेक्शन 16 में हम आ जाते हैं, किसी अपराध का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये एक बार इसका सेकंड क्लोज भी आप देख लीजिएगा। इसमें बस ये बता रखा है कि डिस्प्ले करते हैं अगर आप ऐसी सामग्री को या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको मैक्सिमम, तो आपको पनिशमेंट 3 ईयर्स का मिलेगा और फाइन भी लगाया जाएगा उसके साथ में। या फिर और कि आप अगर उसे अपने व्यापारिक उद्देश्य, कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, राइट। किसी अपराध का दुष्प्रेरण, कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जैसे कि IPC 107 में पढ़ रखा है उसी टाइप से है ये। देखिए, अगर व्यक्ति को उकसाता है, षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्ति के साथ सम्मिलित होता है, या फिर कोई ऐसा कार्य या अवैध लोग करता है, या फिर ये भी एक पॉइंट है, आश्रय सहायता करता है। तो दुष्प्रेरण में ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं: उकसाना, षड्यंत्र और उससे आश्रय सहायता। सो इसके नेक्स्ट ही सेक्शन में इसका दंड दे रखा है। दुष्प्रेरण के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। तो ये देखिए क्या बता रखा है इसमें, ध्यान से सुनिए कि जिस भी अपराध का आप दुष्प्रेरण कर रहे हो, किसी अपराध का आप दुष्प्रेरण कर रहे हो, उकसा रहे हो, उसे आश्रय सहायता द्वारा वो अपराध उससे करवा रहे हो, तो जो भी वो अपराध है, जिस भी अपराध का आप दुष्प्रेरण कर रहे हो, उस अपराध के लिए जो भी पनिशमेंट निर्धारित है वही सज़ा आपको दुष्प्रेरण के लिए भी दी जाएगी। तो देखिए कितना खतरनाक हो सकता है दुष्प्रेरण, कि आपने वो अपराध किया नहीं है, सिर्फ उसके लिए आपने प्रेरित किया है, उकसाया है किसी को या फिर उसका सहायता किया है, तो आप भी उसी तरह से दंडित होंगे जैसे वो अपराध आप ही ने किया है। ओके, अब आ जाता है हम सेक्शन 18 पर, किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। इसके लिए आपको IPC का 501 पता होना चाहिए, एक बार उसको रीड करिएगा क्या है। तो यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपने किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न किया है, ओनली आपने अटेम्प्ट किया है ओनली, और वो अपराध पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अपराध की आधी सज़ा मिलेगी, यानी कि जिस अपराध को करने का आपने प्रयत्न किया है और उस अपराध की जो सज़ा है उसकी आधी आपको दी जाएगी। अगर आजीवन कारावास है का दंड दिया जाता है उस अपराध के लिए, तो यहाँ पर आपको आधी उम्र के कारावास का दंड दिया जाएगा। अगर 14 वर्ष का दिया जाता है तो 7 वर्ष का दिया जाता है तो 3.5 साल की आपको सज़ा यहाँ पर मिलेगी।
सेक्शन 19 अपराधों को रिपोर्ट करना। ये चैप्टर का नाम पढ़िए एक बार, मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। तो अपराधों की रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। इसमें जो है ये बता रखा है हु विल रिपोर्ट। ओके, तो कौन करेगा ऐसी रिपोर्ट? कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि ऐसा अपराध हुआ है, या तो हुआ है या फिर होने वाला है। ओके, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट दे सकता है कि ऐसा अपराध हुआ है या हो रहा है या फिर होने वाला है। किसको देगा ऐसी रिपोर्ट, किसको बताएगा? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, या तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट, या फिर वहाँ की लोकल पुलिस को, स्थानीय पुलिस, है ना। ओके, तो इसका मैनर क्या होगा? रिपोर्ट करने के बाद फिर क्या प्रक्रिया, मैनर अपनाया जाएगा? वही के लिखबद्ध की जाएगी, उस पर संख्या अंकित होनी चाहिए, देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा, और जो पुलिस यूनिट द्वारा जो पुस्तिका रखी जाती है उसमें वो प्रविष्ट यानी कि लिखित कर ली जाएगी, लिखबद्ध की जाएगी। और जहाँ बालक ऐसी रिपोर्ट खुद करता है तो वहाँ पर बच्चे की भाषा में ही रिपोर्ट किया जाएगा, या फिर जो इंटरप्रेटर है या ट्रांसलेटर है उसकी हेल्प से बच्चे की लैंग्वेज को समझकर रिपोर्ट लिखी जाएगी। अनुवादक या दुभाषा, ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर। अब आ जाते हैं इसके 5th पॉइंट में, क्या बता रखा है इसमें कि अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल कमेटी की फिर से यह ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कि इसको यानी कि इनको किसी भी रिपोर्ट वगैरह जो लिखी गई है 24 घंटे के अंदर बालक को पहले या तो संरक्षण गृह में भिजवा दे या फिर किसी अस्पताल में भर्ती करवाइए अगर आवश्यकता है तो इसमें ये बताया गया है कि बालक को सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर या तो आप संरक्षण गृह में भिजवाएंगे या फिर अगर उसकी ऐसी हालत है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए तो कराएंगे। फिर दोबारा से यहाँ पर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस के लिए यही ड्यूटी है दोबारा से कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बालक कल्याण समिति, ओके, और स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय को सूचित करे इस बारे में कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है और ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। जहाँ स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन को सूचित करना होगा कि ऐसा कोई मामला रिपोर्ट हुआ है। ये प्रीलिम्स के लिए आप याद रखेंगे कि जहाँ पर स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ पर सेशन कोर्ट ही स्पेशल कोर्ट समझा जाएगा। ओके, और उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक कोई जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। कोई भी अगर ऐसी जानकारी देता है तो वो दायित्वाधीन नहीं होगा, अगर चाहे उसने गलत जानकारी दी है या फिर किसी आशंका में जानकारी दी है, क्योंकि ये मामला बहुत ही सीरियस होता है। गवर्नमेंट चाइल्ड वेलफेयर को बहुत ही सीरियसली लेती है, तो इसलिए अगर आप वैसे भी शक के बिना पर भी अगर आप कोई रिपोर्ट करा रहे हैं तो उसमें आपका कोई आपके अगेंस्ट कोई सिविल या फिर क्रिमिनल ऐसे आप लायबल नहीं होंगे, क्रिमिनल या फिर सिविल तौर पर। नहीं तो लोग डरते हैं कि कहीं हम ना उसमें उलझ जाएं, हमारे ऊपर ना कुछ दोष आ जाए, तो इसलिए ये ताकि फ्रीली कोई भी इंसान रिपोर्ट कर सके बेसिकली। सो गाइस, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। कल कोशिश करेंगे कि कल सारे सेक्शंस को कवर कर लें तो ये 3rd पार्ट तक कंप्लीट हो जाएगा।